मुझको महमूद मदनी कहते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ जमीयतुल उलमा हिंद का। हमारे साथ मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमा हिंद के, और मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब हैं। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, वर्किंग कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, लॉयर भी हैं ये और आलिम दीन भी हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औक़ाफ़ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये ताअस्सुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थीं वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये ज़रूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए जमीन। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए।
किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी। हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सके। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और यह भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, यह भी यकीन है।
आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ बात मौलाना फारूकी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या करना है, सवाल करें। आप लगे हुए इसलिए चलिए, रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला अगर वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा यह है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमजोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही नहीं, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमें मालूम है आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट लेगा। मीडिया की बात कर प्लान किया गया। देखिए, जमीयत उलमा का मेन रोल, हिस्टोरिकल रोल है हमारा कि कोई भी क्राइसिस के टाइम में जब मुल्क के सामने कोई बड़ा सवाल आता है तो मुल्क के लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ासतौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे जुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फर्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा, ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, कभी नहीं इजाजत देता। तो दोनों ही बातें कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है वो उसका बुनियादी जो है फोकस वो इस बात पर है
दूसरी ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और आरएसएस और दूसरी तंजीमों को लेकर हाँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए थोड़ा से पॉइंट्स। तो वो कुछ गुमराही को एक चीज हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है उसकी जो वैल्यूज हैं उसके उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट्स हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी, बाकी और कुछ। मौलाना महमूद साहब ये मामला 19 तारीख को मौलाना महमूद साहब अवसरुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुसलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ तो अलग अलग ये इंफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज करेंगे या ये अलग अलग? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत अपनी अपनी ज़रूरत मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा तो ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है इम्पीचमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, इस पर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल रहा है? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में कहा, इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी अब इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना वो उतना यूजफुल नहीं था जो कब्जे हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो पॉलिटिकल लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहां 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहां मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता है हिंसा। देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने जो कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर से एलैबोरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है, तो बताएं। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी के फायदे के लिए नहीं किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपकी नजर में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई थानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतने जल्दी इस बात पे रिएक्ट? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई दूसरे खास कार्यक्रमों की
आगे क्या तैयार की है, कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है, ये ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब, जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा है, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है, उस पर ठीक है, वो तो कौन बात है, जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाई जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने न्यूज 18 के राजनीतिक भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मुझे ये मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिख रहे हैं, तो क्या जमात वक्फ फॉर्मेशन ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं इस पीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। जो मुतालबा हो रहा है 2000 बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है, आपको कनेक्शन देखते ही ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधी विरोध स्वरूप तो मुगल पे हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई के लिए थोड़ा सा पीछे कदम ले जा रहे हैं? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे।